हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से परिवर्तन जीएस क्लास में आज सभी का स्वागत है। जैसे आप देख रहे हो कि आज है 27 अप्रैल, तो आज हम 27 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आप सभी तक लगातार मेरी तरह सूचनाएं पहुँचती रहें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देश की प्रथम हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित परिवहन परियोजना की पहल कहाँ की गई है? जी हाँ, लेह और नई दिल्ली के लिए, तिब्बत और लद्दाख के लिए, नवी मुंबई और हैदराबाद के लिए, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर वो है ए, लेह और नई दिल्ली के लिए। अगर दोस्तों हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस H2 एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो पर्यावरणीय प्रदूषण से मुक्त भविष्य की ऊर्जा के रूप में देखी जा रही है। मतलब ये इस पर्यावरण से इसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। यह न केवल ऊर्जा क्षमता से युक्त है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, ये NTPC के माध्यम से, ये जो नई दिल्ली से लद्दाख की जो है NTPC करवा रही है। और जो हाइड्रोजन गैस की हम बात करें, 2005 में एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति तैयार की गई जिसके माध्यम से ये योजना शुरू की गई। और हाइड्रोजन गैस दोस्तों एक मिश्रित अवस्था में पाई जाती है और 96% जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोकार्बन से ही प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे हुती विद्रोही किस देश से संबंधित है? ए, सीरिया, बी, यमन, सी, इजराइल, डी, इराक। तो हुती विद्रोही जो दोस्तों वो हैं यमन से संबंधित, बी इज द राइट आंसर। अगर हम हुती विद्रोही की बात करें दोस्तों, तो हुती विद्रोही से पहले हम यमन के बारे में जान लें। तो यमन दुनिया के सबसे सूखा, सबसे गरीब और सबसे कम विकसित देशों में से एक है। और इसका मानव विकास सूचकांक में बात करें तो 140वें स्थान पर आता है। 182 में से 140वां स्थान इसका आता है। तो हम देख सकते हैं कितना पीछे है। और दोस्तों जो हूती और हैती आंदोलन है, यह एक अरबी आंदोलन है। 1990 के दशक में उत्तरी यमन से उभरा था यह आंदोलन। और इस आंदोलन को हैती आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो संस्थापक है वह हैती जनजाति से ही संबंधित है। ये अरब में शिया और सुन्नी से संबंधित महत्व को देखा जाता है। और ये लगातार इस संबंधित बहुत से संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बातें बताई गई हैं कि जो देश हैं किस प्रकार से इस आंदोलन से जूझ रहे हैं। अगला, हाल ही में चर्चा में रहे बायोलुमिनेसेंस क्या है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे बायोलुमिनेसेंस क्या है? ए, जैव रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जीवों में प्रकाश उत्पन्न होना। बी, जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य में प्रकाश उत्पन्न होना। सी, ए और बी दोनों सही हैं। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, जैव रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जीवों में प्रकाश उत्पन्न होना। जी हाँ, तो जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है तो इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। तो अगर हम देखते हैं तो इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जीव दीप्त बोलते हैं। इसे जीव दीप्त बोलते हैं। बायो इंग्लिश में बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। और इसे शीतल प्रकाश भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, शीतल प्रकाश कहते हैं। इसमें प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, ये समुद्री जीव जो बहुत सारे पाए जाते हैं उससे संबंधित चीज़ें होती हैं। तो समुद्र के आसपास जापान में और अन्य समुद्री द्वीपों में ये जो जीव पाए जाते हैं जिनके प्रकाश उत्पन्न, परंतु वह प्रकाश में ऊष्मा नहीं होती, बिल्कुल शीतल होते, इसलिए इसे शीतल ऊष्मा भी कहते हैं। चलिए, चर्चा में रहे बायोलुमिनेसेंस प्रक्रिया में कौन से जैव रासायनिक तत्व भाग लेते हैं? ए, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, सी, ATP एडेनिन, और डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों डी है। सभी पाए जाते हैं रासायनिक तत्व, तीनों के तीनों पाए जाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। ATP एडेनोसिन भी पाए जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं और एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी पाए जाते हैं। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? ए, जम्मू एंड कश्मीर, बी, उत्तराखंड, सी, हिमाचल प्रदेश, डी, असम। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों सी, हिमाचल प्रदेश सही उत्तर है इसका। तो अगर हम रोहतांग दर्रा की बात करें दोस्तों, तो रोहतांग दर्रा जो है मनाली, लाहौल स्पीति, लेह और लद्दाख को जोड़ता है। और ये हिमालय से 13,050 फीट है इसकी ऊंचाई। और अगर हम समुद्र से दूरी इसकी मापे दोस्तों तो ये 4,000 मीटर है।
ये हिमाचल का प्रमुख दर्रा है और मौसम में अचानक अत्यधिक बदलाव के कारण भी जाना जाता है। ठीक है। अलग प्रश्न, अंतरिक्ष की आंख से प्रसिद्ध किस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में स्थापना 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं? हब्बल टेलीस्कोप, बैरम टेलीस्कोप, गर्म टेलीस्कोप और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों ए, हब्बल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में अपने 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं, क्योंकि इसे 1990 में लॉन्च किया गया था, तो इसने अपने 30 वर्ष पूरे कर लिए। इसे अंतरिक्ष की आंख भी कहा जाता है। हब्बल टेलीस्कोप नासा के ने यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से तैयार किया था और अमेरिकी खगोल विज्ञानी एडविन पॉवेल हब्बल के नाम पर इस दूरबीन का नाम हब्बल टेलीस्कोप रखा गया है। ठीक। अगला, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल किया गया है? रेणु खटोड़, शशि थरूर, नरेंद्र मोदी और राहुल बजाज। इसका जो सही उत्तर दोस्तों वह है ए, रेणु खटोड़ को अभी हाल ही में शामिल किया गया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो रेणु खटोड़ हैं वह यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन की चांसलर भी रही हैं और ये भारतीय अमेरिकी मूल की जो हैं ये अकादमी नेतृत्व को, इनको शिक्षा एवं अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। ये पहली महिला चांसलर भी हैं और पहली भारतीय प्रवासी भी हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है? 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 2 मई और 3 मई। दोस्तों तो 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस की जो थीम थी दोस्तों वो थी इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। जहाँ दोस्तों क्या थी थीम इसकी? इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, ग्रीन फ्यूचर। ठीक है। अगला प्रश्न, चर्चा में रहे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1968, 1966, 1967, 1990। तो उसकी जो सही उत्तर दोस्तों है सी इज द राइट आंसर। 1967 में WIPO की स्थापना की गई थी। वर्ष 1967 में 51 देशों द्वारा स्टॉकहोम में हस्ताक्षरित WIPO संधि के फलस्वरूप इस संगठन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? बौद्धिक संपदा हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों व मानकों का विकास एवं अनुप्रयोग इस संगठन की गतिविधियों में शामिल है और यह विश्व व्यापार संगठन के साथ किए गए एक समझौते के अनुसार, ठीक है, WIPO विकासशील देशों को ट्रिप्स के अधीन अपने प्रतिबद्धताएं पूरी करने में मदद उपलब्ध करवाता है। और अगर WIPO के मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका मुख्यालय है, इसको नोट कर लेना आप सभी लोग। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश ने उदारवादी रुख अपनाते हुए कोड़े मारने की सजा को समाप्त कर दिया है? दुबई, सऊदी अरेबिया, ईरान और कुवैत। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है बी, सऊदी अरेबिया ने हाल ही में अपने कोड़े मारने की सजा को समाप्त कर दिया है और उदारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। सऊदी अरब में कोड़े मारने से बहुत प्राचीन से चली आ रही है। हजार कोड़े भी मरवाए जाते, जिससे किस प्रकार मानव जो संगठन थे, ह्यूमन जो संगठन थे, उन्होंने इसका कई बार विरोध किया था। तो इस तरह से आज के प्रश्न में समाप्त है दोस्तों। आपको लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में करके बताइए कि आप हम और इससे कैसे बेहतर बना सकते हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद और आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।